आदाब। एशिया टाइम्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। मेरे साथ शहबाज साहब इस वक्त मौजूद हैं। शहबाज साहब फार्मा इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है हिंदुस्तान का। हर साल कई बड़े अहम प्रोग्राम करते हैं। इनका जो फार्मा का जो ख़ास तौर से जो अवार्ड प्रोग्राम है बहुत मशहूर है। जब बात करते हैं इस वक्त हिंदुस्तान की, जब कोई डिस्कशन देखते हैं, चर्चा देखते हैं टीवी पर, डिस्कशन डिजिटल मीडिया पर, तो आमतौर पर ये देखते हैं कि कोई आलिम होता है या आलिम नुमा होता है, कोई पंडित होता है या पंडित नुमा होता है, कोई सियासतदान होता है या सियासतदान बनने की कोशिश कर रहा होता है, या सामाजिक कारकुन होता है। ऐसे लोगों को टीवी चैनल्स पर जगह दी जाती है, डिस्कशन कराया जाता है और उनसे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सवालात किए जाते हैं। लेकिन कोई इतनी बड़ी बिरादरी जो ताजिर बिरादरी है हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है तिजारत, वो क्या सोच रही है, उसकी इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये जो डिस्कशंस हिंदुस्तान में हो रहे हैं इस वक्त, पॉलिटिकल डिस्कशंस हिंदू मुसलमान हो रहा है, उससे उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है या पड़ रहा है, या वो क्या सोच रहा है, या क्या उसके पास भी कोई सलूशन है। इन तमाम बातों को जानने के लिए हमने आज शहबाज साहब को रुजू किया है। आइए हम बात करते हैं शहबाज साहब से कि इस वक्त का जो हिंदुस्तान है, अखबारात टीवी चैनलों में आप रोज़ाना देखते हैं, बहैसियत एक ताजिर आपके जहन पर क्या गुजरती है? देखिए, मुझे लगता है ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो खाली लोग होते हैं उनको कहीं भी बुला लिया जाता है। मैं तो बोलूँगा सारे पेड लोग होते हैं, और पेड दोनों तरफ से होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों तरफ से पेड होते हैं। आप देखिए ना, सिंपल सी बात है, आप एक शादी कीजिए, शादी आप खुले मैदान में कर दीजिए और उसमें से गाँव के 20-25 या 100 लोगों को बुलाइए, 1000 लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा हुआ है। लेकिन वही शादी अगर 5 स्टार होटल में करेंगे तो लोग नहीं आएंगे, उनको पता है कि वहाँ पे ना वो चेक हो जाएगा जी, वो जा नहीं सकते। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो सामाजिक कारकुन है आजकल ना, सब फ्री में चाहते हैं अपना नाम कमाना, फ्री में नेता बनना, फ्री में सामाजिक कारकुन बनना, वो सब फ्री वाली चीज़ें हैं। तो आज हिंदू की तरफ से भी, मुस्लिम की तरफ से भी, जो लोग खाली बैठे हुए हैं, जिनके पास काम नहीं है ना, उनको जहाँ बुलाना है बुला लीजिए, 2-4-500 रुपये खर्च कीजिए, आराम से बुला लीजिए और वो मज़े लेते हैं। एक ताजिर होने के नाते ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो चीज़ भी हो रहा है ये देश के लिए ख़राब हो रहा है, क्योंकि आप देखिएगा वो देश तरक्की करता है जहाँ पे बिज़नेस की बातें होती है, जहाँ बिज़नेस होता है। और ऐसा नहीं होता, दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती है। अगर बिज़नेस की बातें हो रही हैं, बिज़नेस ईज़ करने की बातें हो रही हैं, तो हिंदू मुस्लिम अगर होता है उसको टीज़ करने की हम बातें कर रहे हैं, उसे इंसान को टीज़ होता है। क्योंकि देखिए, मज़हब सभी का पर्सनल होता है। जैसे आप भाई के, किसी के भाई को भाई कह सकते हैं, किसी के बहन को बहन बोल सकते हैं, बना सकते हैं, किसी के माँ बाप को माँ बाप बोल सकते हैं, लेकिन किसी को बीवी को अपनी बीवी नहीं बोल सकते हैं आप। ना आप बोल सकते हैं, ना आपकी बीवी को कोई आपका अपनी बीवी बोल सकता है। मतलब वो आपका पर्सनल है। इसी तरह से मज़हब भी आपका अपना पर्सनल है। अगर आपके पर्सनल चीज़ों पे कोई अटैक करता है तो नेचुरली है कि टीज़ तो होता है। देखिए, आप जिस मज़हब को भी फॉलो करते हैं, अगर आपके अगेंस्ट में कोई चीज़ बोली जाती है, समाज में होती है, तो आपके दिमाग पे, आपकी चीज़ों पे, जहन पे असर पड़ता है। इससे जो बिजनेसमैन भी होते हैं वो भी इंसान हैं, नेचुरली है कि वो डेविएट होते हैं, वो परेशान होते हैं। वो कभी कभी ये भी सोचते हैं क्या अच्छा है, क्या इस देश में रहें या कहीं और निकल ले जहाँ सेफ़ प्लेस है। तो ये सब मुसलमानों के साथ भी होता है, हिंदुओं के साथ में भी होता है। आज आप देख रहे हैं माइग्रेट कर रहे हैं लोग, कम माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, कहीं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि दिस इज़ नॉट अ बेटर प्लेस, वी शुड गो समवेयर एल्स। क्या कभी आपको इस ड्रामा से आपको भी गुजरना पड़ा? देखिए, ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन आते रहते हैं, लेकिन हम लोग एक ही चीज़ देखते हैं कि जब इंसान घर में 10 लोग रहते हैं या 5 लोग रहते हैं, भाई बहन में भी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, भाई बहन में भी खून खराबा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खून खराबा फिर समाज में शांति नहीं ला सकती है। इंसान को बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, और जो भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं, वो दोनों तरफ से हैं, वो हिंदुओं की तरफ से भी हैं, मुसलमानों की तरफ से भी हैं। अगर आप मुझे बोलते, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता इंडिया का, तो मैं क्या करता? मैं दोनों की तरफ से जो कुछ लोग हैं जो हंगामा कर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करता और कुरुक्षेत्र में एक कंपाउंड बनाता और उनमें सबको भर देता। अब बोलते आपस में लड़ लो, और हर साल एक बारी लड़ाई करवाता। जिनके अंदर ज़्यादा गर्मी है ना, आ जाओ, एक बारी साल में लड़ लो, और आपको भी यकीन है कि वो एक बारी अंदर जाएंगे तो वो बच के निकलेंगे नहीं कोई। तो जो ये उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, उनको ज़िंदा रहने का हक नहीं। और आज कोई भी धर्म खतरे में नहीं है। लोग बोलते हैं ना, ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में, किसी का धर्म खतरे में नहीं है। खतरा उनका सीट है, जो उस सीट को बनाने के लिए इतने सारे खतरे पैदा करते हैं। आपने तो बहुत ही सीधा सीधा इसका उपाय बता दिया। मुझे ये बताइए कि
आप फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अनरेस्ट की जो कैफियत पैदा हो रही है, इससे क्या इंटरनेशनल मार्केट में आपकी इंडस्ट्री को कोई नुकसान भी होता है? क्योंकि बाहर से जो भी प्लेयर्स हैं जो इंडिया के साथ कोऑपरेट करते हैं, आप लोगों की कंपनियों के साथ करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं कि साहब इंडिया में जाया जाए या ना जाए, इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, इस तरह की बातें भी बहुत होती हैं। क्या ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें इंसान को पता नहीं होती है, लेकिन चूँकि हम बिज़नेस में हैं इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें पता है। हमारा आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर बिज़नेस पार्टनर है वो अमेरिका है। अमेरिका के साथ में इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंड में चाइना है, जिसको हम बोलते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा भागीदार है। और 68% ग्रोथ हुआ है हमारा बिज़नेस ट्रेड में, और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट उसका बढ़ा है। हमारा एक्सपोर्ट घटा है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है। फिर आप देखिए थर्ड में कौन आता है, यूएई है। थर्ड हमारा जो बिज़नेस पार्टनर है सबसे बड़ा वो यूएई है। फोर्थ में सऊदी अरबिया है और फिफ्थ में इराक है। तो आप देखिए हमारा पार्टनर कौन है। तो पार्टनर तो हम देखिए नीचे नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब देश में छुटमुट चल रही है। कहीं पे मुस्लिम आपस में भी लड़ जाते हैं, कहीं हिंदू आपस में भी लड़ जाते हैं। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हर जगह होती रहती है, लेकिन बड़े पैमाने पे जो बिजनेस होता है ना, वो बड़े लोग तो करते ही रहते हैं। लेकिन हाँ, मैं बताऊंगा कि जब मैं बाहर जाता हूँ इंडिया से, क्योंकि इंडिया से मैं बाहर ज़्यादा जाता हूँ, तो लोग पहले ऐसा नहीं करते थे। जब अब वो नाम देखते हैं ना कि जिसका नाम क्या है, तो फिर वो बोलते हैं कि आर यू ए मुस्लिम, सो हाउ डू यू फील इन इंडिया। तो वो उनको सब पता होता है, हमारे से ज़्यादा उनको पता होता है। तो उनको ये लगता है कि इंडिया में इंडियन मुस्लिम्स के साथ में अनफेयर हो रहा है और लोग कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं। तो लेकिन क्या होता है, देखिए हम आपस में बात कुछ भी करते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर जब हम जाते हैं तो इंडिया के ख़िलाफ़ हम नहीं सुन सकते कभी भी किसी के साथ में भी। और नहीं हम ये बोल सकते हैं कि हम वहाँ पर डरे हुए हैं, सहमे हुए। देखिए जो समझदार लोग होते हैं ना, अपने घर की बातें घर में ही रहती है। हमारे घर में ठीक है, हमारी तू में यहाँ पे हो जाती है, लेकिन हम जब घर के बाहर जाते हैं तो हमारी इज्जत होती है। वो हम कभी भी अगेंस्ट में या किसी तरह की बात शेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये हम बताएंगे कि अभी का माहौल थोड़ा डिफरेंट है। पूरे ग्लोब में अभी हम देखेंगे, अगर हम बात करें तो लोग कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इंडिया में जो माहौल हो गया है वो इस्लाम के और मुसलमान के ख़िलाफ़ चल रहा है। और हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी मीडिया बोलती है, दो का चार लगा लगा करके वो बोलती हैं, और पूरी दुनिया में हंगामा हो गया है। लेकिन नुपुर शर्मा के बाद चीज़ें और वायरल हो गई हैं। तो जब ये देखिए आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान, उस समय में बहुत बड़ा गैप हो गया था हिंदू मुस्लिम में। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि उसको ओवर द टाइम भर दिया था, जो भी गवर्नमेंट रही उन्होंने भर के ख़त्म कर दिया था। फिर वो एक बारी और घर आया जब वो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की बात हुई, और फिर बाबरी मस्जिद को ख़त्म कर दिया गया और राम जन्मभूमि बनाने का फ़ैसला ले लिया गया। लेकिन फिर भी उस वक्त मुसलमान हिंदुस्तान के या पूरे वर्ल्ड के किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया उसके लिए कि चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं है, उनके आस्था की बात है, लेके मूव करते हैं। लेकिन वो आस्था वहीं पर ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद भी चीज़ें एक पर एक, और हर रोज़ नई नई बातें वो निकाली जाती है, हर रोज़ नई नई बातें निकाल करके वो खुरेदा जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया के लोग अब हिंदुस्तान की मीडिया को देखते हैं कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। तो अनरेस्ट तो ग्लोबली है, इसको कोई नकार नहीं सकता, और मैं भी झूठ नहीं बोल सकता, मैं सच बोलना चाहता हूँ। और सच यही है कि पूरी दुनिया में लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में अनरेस्ट है। एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसा कि आपका एक आइडिया है कि, और वो आइडिया यूँ है कि आप परेशान हैं, आप अंदर से परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है देश में। कुछ हिंदू कुछ मुसलमान इस तरह के अनरेस्ट की अगर बात करते हैं, आपस में लड़ने लड़ाने की बात करते हैं, तो उनके लिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए कि आए लड़ें और ख़त्म हो जाए। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये है कि अगर आप बहैसियत एक सोशल एक्टिविस्ट कह सकता हूँ, ऐसे ताजिर कह सकता हूँ, एज ए हिंदुस्तानी शहरी, इस सूरत हाल को बदलने के लिए आपकी कुछ इनफरादी भी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। हम ये जो बात कर रहे हैं ये उसका पार्ट है कि डिस्कशन इस तरह से लाया जाए ताकि लोग उस डायरेक्शन में देखें और समझें। तो क्या कोई आइडिया भी रखते हैं किस तरह से दोनों के दरमियान ये जो कुछ नफ़रत कह सकते हैं, दूरियां कह सकते हैं, ये ओवर द टाइम पैदा कैसे हो गई, और इसको क्या ओवरकम करने का कोई तरीका आपके समझ में आता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इंडिया में करीब 6% लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। इसका मतलब ये है वो जैसे जानवर रहते हैं वैसे वो भी रहते हैं। उनको खाने का कोई पता नहीं है, उनके रहने का कोई पता नहीं है, उनके सोने का कोई पता नहीं है, उनका कोई घर नहीं है। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड हम देखें तो 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास में 75% रेवेन्यू है। तो मेरा सिंपल फार्मूला है जो पूरी दुनिया के लिए ये ऑफ़र है, ये इंडिया के लिए भी है, कि अगर हर एक अमीर बंदा एक गरीब बंदे को अडॉप्ट करता है। अडॉप्ट करने का सिंपल तरीका ये होता है कि उसको उठाए और उसके पूरे पढ़ने का ख़र्चा दे,
और पढ़ा करके उसको फिर फ्री कर दे कि जाओ जी तुम्हें जो करना है करो। ये काम मैंने खुद करा हुआ है। मैंने 2 हिंदू लड़कियों को मैंने लिया हुआ है गोद और लेकर के उसको पढ़ा रहे हैं, और एक अभी आईकॉम में है और एक 10th में है। अब आप बोलेंगे कि हिंदू को क्यों लिया? मैं ये बोलता हूँ कि अगर हिंदू मुस्लिम को गोद ले, मुस्लिम हिंदू को गोद ले, तो ये हिंदू मुस्लिम यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये विवाद ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो 6% लोग हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, वो पॉवर्टी लाइन का भी काम ख़त्म हो जाएगा अगर हम गोद लेना शुरू करेंगे। तो जो 6% लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करना करेंगे वापस इंडिया को, तो इंडिया एकदम से बूम करेगा। और ये हम सब की जिम्मेदारी है। देखिए, गवर्नमेंट तो आएंगी जाएंगी, और गवर्नमेंट क्या होता है, हम लोगों के बीच से ही तो चुन के जाते हैं। गवर्नमेंट कोई अलग से तो नहीं आते हैं, वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं है, हम ही लोग हैं। तो हम सबको इसके लिए आगे होना पड़ेगा। जैसे हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, अगर हम एक दूसरे की बात सुन करके गर्म हो जाते हैं, तो ये भी शर्म की बात है ना। 6% हमारे देश में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जाए, उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उसको कैसे नई ज़िंदगी दी जाए, इस सब के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये मामला ही ख़त्म हो जाएगा। जो हालात पैदा हुए हैं उसके तनाजुर में तो अब ये कॉलोनियाँ अलग की जा रही हैं, की जाती हैं कि साहब अपने अपने इलाकों में रहा जाए तो ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। आप कहते हैं कि अगर मिल कर रहें, या कि हिंदू अगर किसी मुसलमान बच्चे को गोद ले, कोई मुसलमान बच्चे को कोई हिंदू गोद ले, इस तरह की बातें अगर होंगी तो ज़्यादा मजबूत होगा हिंदुस्तानी कल्चर और हिंदुस्तान मजबूत होगा। तो ऐसे वो लोग जो इस तरह आइडिया पर यकीन रखते हैं कि नहीं, अब आबादियों को अलग अलग कर लेना चाहिए क्योंकि ख़तरात बढ़ गए हैं। देखिए, क्या होता है, इंसान इंसानी होता है, इंसान इंसानों के साथ में ही रहता है। अब आप देखेंगे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत बर्निंग एग्ज़ाम्पल है। आप बंगाल को ले लें। बंगाल में जो पंडित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो मांस खाते हैं, ठीक है, और मुसलमानों के साथ में रहते हैं। तो उनकी कम्युनिकेशन होती है, जो कि ठीक है, टेंशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वो जब टेबल पे बैठते हैं ना, तो पेट के ज़रिए दिल के रास्ते पे पहुंचता है। तो वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ पे कोई भी नफ़रत नहीं होता है वहाँ पे। अगर देखिएगा, आपको बीजेपी को वहाँ पर सक्सेस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला सक्सेस? क्योंकि वहाँ पे वो अलग नहीं कर पाए। आप यूपी को देखिए, यूपी में जितने भी ब्राह्मण होते हैं या ठाकुर होते हैं, वो नॉनवेज जनरली नहीं खाते हैं। तो उनका आपस में बैठना उठना मुसलमानों के साथ में नहीं के बराबर होता है। तो जब बैठना उठना नहीं होगा तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो वैसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मैंने फेस किया हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, तो उनको ये लगता है कि जो मुस्लिम होते हैं ना, वो ख़राब होते हैं, मुस्लिम अच्छे नहीं होते हैं, मुसलमानों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मुसलमान के बच्चे को भी यही बोला जाता है कि हिंदू अच्छे नहीं होते, हिंदू उनके साथ में बैठना नहीं चाहिए, हिंदू उठना नहीं चाहिए। तो जो कम्युनिकेशन है ना, वो नहीं है। तो कम्युनिकेशन खान पान से भी होता है, तो कहीं ना कहीं खान पान का असर भी बहुत होता है। तो हमें कभी कभी वेज भी खाना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ उठे बैठें और कहीं ना कहीं हम अपना कम्युनिकेशन करें। और कॉलोनियाँ बना करके अलग अलग रहने से आप सेफ़ नहीं हो सकती हैं। क्यों? गुजरात में कॉलोनियाँ से अलग अलग नहीं थी, उन कॉलोनियों को जलाया नहीं गया। तो जलाना चाहे तो कोई कहीं भी जला जा सकता है। कॉलोनियों को जला करके बना करके सेफ़ नहीं कर सकते हैं। सेफ़ हम तभी हो सकते हैं जब हमारा आपस में कम्युनिकेशन होगा, आपस में हम ट्रस्ट डेवलप करेंगे और हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे। अगर हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हिंदू अलग नहीं है, वो हमारे पूर्वज हैं, नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी का 50% अगर मर्द हैं तो उतने ही महिलाएं भी हैं, और महिलाओं का रोल घर में तो है ही है, उसके अलावा सोसाइटी में भी उनका रोल है। और वो रोल हिंदुस्तानी आवाम ने, हिंदुस्तानी मर्दों ने शायद अपनी औरतों को देने में वो पूरी तौर पर अभी नाकाम रहे हैं। और उसमें जो मुस्लिम ख़वातीन हैं, बहुत अच्छे तौर पर वो उनके यहाँ भी बहुत सारे इनोवेशंस हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, वो भी बिजनेस में पाई जाती हैं। लेकिन वो पहलू कहीं ना कहीं ढका हुआ है, या उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं। अगर कोई खातून काम कर भी रही है तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिलता सोसाइटी में। ऐसी कुछ क्या प्लान आप करते हैं? क्या आने वाले दिनों में आपका कोई आइडिया है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उनको रिकॉग्नाइज़ करना, उन्हें ऑनर करना, उन्हें मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाना और उन्हें दुनिया को बताना, देश को बताना कि तुम्हारे दरमियान तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी माएँ हैं, वो भी अच्छा देश के लिए एक कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, बिजनेस कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, तो उन्हें भी ऑनर किया जाना चाहिए। ऐसा कोई आइडिया आप रखते हैं? आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार होता है ना, वो औरतों पे होता है। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में होता है, पूरी दुनिया में होता है। मर्द जो होता है ना, नेचर वाइज पोलीगैमस होता है,
ये नहीं मल्टीपल पार्टनर की तरफ भागने वाले होते हैं, उसका नेचर होता है। फीमेल जो होती हैं वो बहुत अडिग होती हैं, वो एक ही बंदे के साथ में अगर वो उनकी शादी होती है ना उसी में टिके रहते हैं। लेकिन मर्द ऐसा नहीं होता है, मर्द ज़्यादा बेवफा होता है और फ्यूडल होता है। वो कितना भी पाप कर ले बाहर में, लेकिन घर आकर के वो फरिश्ता बन करके अपने बीवी के सामने में खड़ा होता है। लेकिन बीवी बहुत सेक्रीफाइस करती है। तो मेरा कहना ये है कि जो बांधने वाली चीज़ होती है, जो जोड़ने वाली चीज़ होती है, जो संभालने वाली चीज़ होती है ना, वो औरतों के पास में ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा औरतें अगर बिज़नेस में आएंगी तो ज़्यादा तरक्की करेंगी। उनसे फ़ायदा क्या होगा, वो सेल्फ़ रिलायंट होंगी। सेल्फ़ रिलायंट होंगी, वो किसी से डरेंगी नहीं। क्योंकि क्या होता है, अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऑफिसेज़ में वुमेन के साथ में ख़राब व्यवहार होता है। मैं एक छोटा सा कंट्री है अफ्रीका में, कगाली उसका कैपिटल है, मेरे को उस कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा है अभी। तो वहाँ पे वुमेन सबसे ज़्यादा हैं, 50-60% लोग हैं। पार्लियामेंट में भी सबसे ज़्यादा वही हैं। और वो उस कंट्री को बोला जाता है अफ्रीका का ये स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है। और वो उसका जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, इवन यूरोप से भी अच्छा है। वहाँ पे वो बहुत तरक्की कर गया है। तो मेरा कहना है कि औरत जिस देश में ज़्यादा होंगी, ज़्यादा डोमिनेंट होंगी, ज़्यादा अच्छे पावर में होंगी, ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगी, वो तरक्की ज़्यादा करेंगे कंट्री। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वुमेन एंटरप्रेन्योर यूनिवर्स एक अवार्ड हम करेंगे, ताकि पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से लोगों को, जो औरतें बिज़नेस में हैं, उनको इकट्ठा करेंगे, ताकि वो इसको एक हम मोटिवेट करें डाउन द लाइन फीमेल को कि आप कुछ भी कर सकते हो और ये पॉसिबल है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी वाइफ भी हैं, वो हरियाणा से हैं, जाट फैमिली से हैं। उनके परिवार में ज़्यादा पढ़ने लिखने का माहौल नहीं है, लेकिन वो एक वहाँ से उठ करके आई और उन्होंने MBA भी करा, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन। उन्होंने MPA भी किया, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने LLB भी करा, 2 किताबें भी लिखी और आज 2-3 कंपनी में वो डायरेक्टर भी हैं, फाउंडर डायरेक्टर हैं वेंटेज फार्मा की। तो अगर उनको मिले अपॉर्चुनिटी तो वो कर सकते हैं। मैंने ये प्रूव करा है कि जब हमारे साथ में आई हैं वो, तो वो हमारी सिर्फ लाइफ पार्टनर ही नहीं है, हमारी को ऑथर भी हैं, हमारी बिजनेस पार्टनर भी हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रही हैं। तो ऐसे अगर हम सब साथी मिल करके अपने वाइफ को, बहन को और जितने भी फैमिली में हैं उनको प्रमोट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा तरक्की कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया मुझे।